हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आपने वैसे मुझे लिख के भेजना है ना, वो जिस पे मैंने हेलो एवरीवन लिखा है चैट में, उस पे भेजना है डाउट्स, ठीक है। अभी आप लोगों ने दूसरे पे रिप्लाई किया हुआ है, मुझे वो नहीं दिख रहा। आप प्लीज जिससे मैंने भेजा था उस पे भेजना, ओके। ओके सर। ठीक है। ये बच्चों इतने ही लोग आते हैं डिस्कशन में, और लोग भी होते हैं जनरली? सर जनरली 10-15 ही होते हैं, बट आज थोड़े ज्यादा कम हो गए। ठीक है, ओके। बच्चों क्या डिस्कस करना है आज? कहाँ पे चल रहा था आपका? सर वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी। हाँ बच्चों, कहाँ से करना है ये? सर स्टार्टिंग से। ओके। हाँ जी बच्चों, बताओ। ए पार्ट बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों। बच्चों इसमें क्या दिया है आपको? फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है, और आपको कहा है कि आप एक स्ट्रेट लाइन में थ्री कॉमा फाइव से 5,7 लेके जा रहे हो, और वर्क डन निकालना है, ठीक है। ये बच्चों हुआ था किसी का क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है, जो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला है आपका, दैट इज इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, ठीक है। आपने बच्चों ये याद रखना है। बताओ, मुझे बताओ बच्चों, डीएस वेक्टर क्या होता है इन जनरल? व्हाट इज, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, उसकी मतलब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप डीएस को? सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डी एक्स जेड आई कैप। का, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डीएस है ना, तो यस बच्चों सर। ये एक आपने याद रखना है कि डीएस वेक्टर की जो जनरल फॉर्म होती है वो ऐसे होती है, आई कैप जे कैप के कैप पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब ये यहाँ नहीं, हर जगह आपके काम आएगी। तो अब जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई आई कैप प्लस एक्स
जे का डॉट ये वाली वैल्यू। मुझे बताओ बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद क्या बन गया? जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे बच्चों, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, ये क्या बन जाएगा? y into dx हम्म, plus x into dy ये ऐसे बन जाएगी टर्म, plus राइट बच्चों? 0। तीसरी टर्म तो जीरो ही है ना? अब इसमें लिमिट्स क्या डलेंगी आपकी? एक, अब यहाँ पे एक तरह से दो लिमिट्स है ना, एक्स की भी है वाई की भी है, तो दोनों ही लिख देते होते हैं हम कि 3,5 से 5,7। अब बच्चों इस इंटीग्रेशन में पंगा क्या है बताओ मुझे? हमने अभी तक जितनी भी इंटीग्रेशन कभी करी है जो क्वेश्चंस में, उनमें हमेशा बस एक होता है ना, या dx होता है या dy होता है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? दोनों है। एक्स भी है वाई भी है। ये मानते हो कि ये इशू है? यस सर। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो, आ, आपको ये पाथ पता है कि भाई वो 3,5 से 5,7 जा रहा है। तो क्या आपको x और y का रिलेशनशिप पता है बच्चों? देखो, क्या आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो जो 3,5 से 5,7 जा रही है? yes sir। यस सर। ना? तो तो ये बन गया हमारा। देखो बच्चों, इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? y-5 ओवर x-3 इज इक्वल टू 7-5 ओवर 5-3 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका बन गया बच्चों y इज इक्वल टू x+2। इसमें कोई डाउट बच्चों? नो सर। ठीक है। अब इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं बच्चों, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? dy/dx क्या इक्वल टू 1 ही आ गया, राइट? तो अब आप, अब का जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या करो, y और dy दोनों की वैल्यूज डाल दो। ऐसे भी कर सकते थे, चाहे क्या करो, दोनों को इंटीग्रल्स को अलग अलग बना दो। जैसे जो पहला इंटीग्रल है उसको मैं बना सकता हूँ एज, भाई y तो है ही, इसमें मैं dx के साथ dy ही कर देता हूँ, है ना? वो आसान है। और ऐसे ही दूसरे इंटीग्रल को क्या बना सकता हूँ मैं? x है, उसमें dy की जगह dx कर देते हैं। तो जो पहला इंटीग्रल बना उसमें बच्चों क्या लिमिट्स डलेंगी? किसकी लिमिट्स डलेंगी रादर? वाई की। y की। वो हो गई 5 से 7। जो दूसरा इंटीग्रल है उसमें x की डलेंगी, वो किस में डलेंगी? 3 से 5, राइट? तो करो इसको बच्चों सॉल्व फटाफट, जो बताओ आंसर आ रहा है।
यस सर, आंसर आ गया। हाँ जी, बताओ। Yeah, please mark this question as important. आगे बताओ बच्चों। एक्सरसाइज 0 ए पार्ट बच्चों, और कोई डाउट? तो ये बच्चों 18th क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे कि बेसिकली ये वर्क एनर्जी में नहीं होता, जब हम सर्कुलर कर लेते हैं उसके बाद होता है, राइट? यस सर। आगे बच्चों, बी पार्ट। बी में तो दो ही हैं। सी पार्ट बच्चों। ये सिर्फ हर्षित ही पूछ रहा है भाई डाउट, और कोई नहीं पूछ रहा, क्या चक्कर है? ओके, डी पार्ट बच्चों ये करेक्शन कर लो प्लीज, फर्स्ट क्वेश्चन में। पूछो कोई बच्चों, इसमें डाउट है तो।
बच्चों डी पार्ट नो डाउट, यस नो कुछ तो बोलो भाई। यस सर, डाउट है उसमें डी पार्ट में। सर फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन समझा दो प्लीज। देखो इसमें बच्चों क्या कंसेप्ट लगता है, जिसमें भी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी दी हो ना, इसमें कंसेप्ट ये होता है कि देखो बेसिकली हमें पता है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक बन गई आपकी मैकेनिकल माइनस पोटेंशियल। एंड हमें पता है कि जो काइनेटिक है वो तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होती है, और हमें किसी का नहीं पता, लेकिन काइनेटिक पक्का पता है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए हमेशा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की वो हमेशा मैकेनिकल एनर्जी से कम या फिर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमेशा है, नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, हमेशा ये होना चाहिए। तो अब बस जैसे फर्स्ट पार्ट है, आपको कह दिया कि मैकेनिकल एनर्जी 25 है, तो इट कैन बी फाउंड इन द रीजन। तो बेसिकली कौन सा रीजन, कोई भी ऐसा रीजन जहां पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 25 से कम है, हमें ये देखना है। ओके सर। आगे बचो। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, मैकेनिकल एनर्जी दी हुई है, मैक्सिमम स्पीड पूछी है। देखो मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपको पहले ये निकालना है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। वो कैसे निकलेगी बच्चों, क्या करना होगा उसके लिए। केई मैक्सिमम मतलब पीई मिनिमम। पी, कोई भी क्वांटिटी मिनिमम कब होती है, जब उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो आप इसका डेरिवेटिव जीरो कर दोगे। तो ओके सर, आगे हो जाएगा, आगे कर हाँ, दो। एंड सर मुझे ना सेवन्थ में बस एक डाउट है सर, इसमें ना जैसे इन्होंने दिया नहीं हो भाई, ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं, तो सर आंसर निकल गया, मतलब निकल जाएगा, ऐसे कंजर्वेटिव फोर्स है। बट अगर सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो आंसर नहीं आ रहा। नहीं नहीं देखो, जब उन्होंने यही कह दिया कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो तो होती कंजर्वेटिव फोर्स की है ना। ये सब, बट इन्होंने ये मेंशन नहीं किया ना कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी नहीं लग रही। नहीं नहीं, अगर ऐसे हो तो हम यही मानते हैं कि बस वही फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है। ओके सर, फिर तो हो जाएगा। जो एक एट्थ करवा क्वेश्चन दो। है उसमें भी वही सेम कंसेप्ट है जो अभी हमने ऊपर किया था, ये पैसेज वाला, कि आपने ये देखना है बस कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी से कम हो जाएगी, मतलब वन से कम हो जाएगी। ओके सर, ये भी कर लो।
कौशलेश दूसरे वाले पे भेजो, इस पे नहीं। आगे बचो, ई पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, हमें कहा है कि दो ऑब्जर्वर्स हैं, उनके बीच में कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी है। तो 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 बच्चों, अगर कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी है ना, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन तो जीरो ही है किसी भी ऑब्जर्वर की, राइट? अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब दोनों ऑब्जर्वर्स जो हैं आपके इनर्शियल ही हुए। अगर दोनों इनर्शियल हैं तो मतलब दोनों ऑब्जर्वर्स न्यूटन्स लॉज लगा सकते हैं, तो इसका मतलब उन्हें एक्सेलरेशन जो है वो सेम दिखेगी। तो इसलिए इसका आंसर डी आ जाएगा। सर ये थर्ड वाला रिपीट करना फिर से। थर्ड वाला दोबारा सुनो कि देखो, हमें क्या कहा है कि ऑब्जर्वर्स के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो मतलब कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी है, तो मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, राइट? अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लो ये हमारा ऑब्जर्वर 1 है, ये 2 है, तो इनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो का मीनिंग क्या हुआ, बताओ बच्चों? सर इसका मतलब अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चलेगा तो मतलब उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। मतलब इसका मीनिंग सिंपली ये हो गया कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम ये है ना? सर। अगर दोनों की एक्सेलरेशन सेम है तो इसका मतलब वो जो इक्वेशंस बनाएंगे, जो न्यूटन्स लॉज अप्लाई करेंगे, वो भी सेम ही होंगे। क्योंकि मान लो वो स्यूडो फोर्स भी लगाएं ये दोनों, तो एम ए की वैल्यू भी तो सेम ही आएगी ना स्यूडो फोर्स की। यस सर। तो इसलिए एक्सेलरेशन इन्हें सेम दिखेगी। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर बाकी चीजों की एक बार समझा दो, बाकी चीजें डिफरेंट जो दिखनी। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है या वर्क डन जो है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं, और वेलोसिटी जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट है। तो इसलिए दोनों ऑब्जर्वर्स को मतलब ये क्वांटिटीज अलग दिखेंगी। ओके सर।
सिक्स क्वेश्चन में फिगर ऐसा होगा बच्चों। नहीं सॉरी, ये नहीं, गलत बना दिया। ऐसे लिखा है हैंगिंग ओवर अ पुली। इस तरह से, और यहाँ पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो टेंशन है वो तो एफ ही हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग पे हम जितनी फोर्स लगाते हैं उतनी ही टेंशन होती है उसकी। तो एक तो बी आंसर आ गया। अब हमें कहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक increases by 20 joule in 1 second। ठीक है, तो अब होगा क्या बच्चों, अगर आप ध्यान से सोचो, यहाँ पे हाउ विल यू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम? मतलब हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है, ये जो मास m है, ठीक है, मास m पे बेसिकली टेंशन फोर्स लग रही है। तो इसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगेगी? वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी। ठीक है, तो डेल्टा के ई की वैल्यू तो आपको पता है कि 20 है। ठीक है, अब बच्चों देखो, बिना सॉल्व किए हम कैसे बता सकते हैं आंसर? एक तो बी तो हमें पता चल गया कि है ही है। ठीक है, बच्चों इस इक्वेशन को देख के मुझे बताओ, क्या सी हो सकता है आंसर? नो सर। क्यों? सर क्योंकि उसकी हाइट भी बढ़ रही है, तो सर पोटेंशियल कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। कुछ ना कुछ तो बढ़ ही रही है, राइट? तो ये तो यस। आंसर वर्क डन बाय टेंशन जो है वो 20 से ज्यादा ही आना चाहिए, तो इसलिए सी नहीं आएगा, राइट? यस सर। व्हाट अबाउट डी? डी कैसे चेक कर सकते हैं हम? सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो सर ये ग्रेटर देन जीरो होगी। नहीं, इसका नहीं पता लग रहा। तो इसके लिए बच्चों हमें चेक करना पड़ेगा, ये सीधा तो नहीं बता पा रहे हम। सी हमें ये कहा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इंक्रीजेस बाय 20 जूल इन 1 सेकंड। मतलब हमारे पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि ये 1 सेकंड में हो रहा है, और हमारे पास ये भी है इंफॉर्मेशन कि ये जो फोर्स एफ है ये कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो हम एक बार इसको लिख के देख लेते हैं कि क्या इससे कोई इक्वेशंस बनती हैं जिससे हम इस बात को चेक कर पाए। तो जैसे अगर मैं ब्लॉक की इक्वेशन लिखूं, तो मैं ये लिखूंगा टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, राइट? तो
मतलब टी तो वही एफ है। ठीक है जी, तो अब चलो चलो फिर इसको पूरा ऐसे लिखने की जगह तो क्या है बच्चों, आपको मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये कह सकते हो। देखो आपको यू आर नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कि ये ब्लॉक कितना ऊपर जा रहा है, इजंट इट? Yes, sir. तो इसका मतलब आप वर्क डन बाय ग्रेविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास मास m की वैल्यू है, ना हमारे पास इधर से t की वैल्यू है। तो मतलब देयर इज नो वे जिससे कि हम ये वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर डी भी आंसर नहीं आएगा। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए m या फिर f कुछ तो हमारे को न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना बच्चों, ऐसे सोचो। वर्क डन Yes. निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए। तो अब एक्सेलरेशन के लिए अगर हम ये इक्वेशन लिखते हैं t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, अब ना तो मेरे पास यहाँ t की वैल्यू है, ना मेरे पास m की वैल्यू है, राइट? यस सर। तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ बी आएगा। आगे बच्चों, टेंथ क्वेश्चन देखो, ये हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मास so that the spring is stretched by additional 2 meters. तो वर्क डन बाय फोर्सेस, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे 2 मीटर से खिंच गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी। अब बच्चों डेल्टा के ई क्या होगा? वो तो जीरो ही होगा, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे है, और जब वो पूरा खिंच जाएगा तो भी रेस्ट पे ही होगा। अब डेल्टा पी में दो टर्म्स आएंगी बच्चों, एक तो ग्रेविटेशन वाली और एक स्प्रिंग वाली। ग्रेविटेशन के कारण तो क्या आई, m इंटू जी इंटू एच। और डेल्टा पी में क्या आएगा, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। बताओ x2 क्या है बच्चों? x2 मतलब टोटल इलोंगेशन है, ठीक है, ये समझो। उसकी ओरिजिनल इलोंगेशन कितनी है?
जो वो पहले इक्विलिब्रियम पे था, तो इलोंगेशन क्या थी, mg/k, तो 1 तो पहले ही है, 2 और खींचा तो x2 क्या हो गया 3, 3 है ना, और x1 क्या हुआ, ये ओरिजिनल वाली है 1। 1 तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका w निकल आएगा। आगे सिक्सटीन्थ क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल लगा के आप ये ढूंढ लोगे कि उसकी यहाँ पे स्पीड क्या है। अब ये बन गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो s जो है वो इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रेंज है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो s है वो मैक्सिमम हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। फोर्टीन्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल यही था कि पहले तो आप ए और बी में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के यहाँ बी पे स्पीड ढूंढ लोगे, और बी के आगे फिर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही बन गया, तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला u इंटू रूट 2h/g उससे निकला। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर 16 का ये नहीं समझ आया भी ये h और s को रिलेट कैसे करेंगे। एस तो रेंज ही है ना, तो जब आप रेंज का फॉर्मूला लिखोगे तो उसके अंदर स्मॉल h तो अपने आप ही आएगा। एस क्या होता है u इंटू रूट 2h/g, तो इसमें ये ठीक, h तो आएगा, और जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम से ये u निकालोगे मतलब स्पीड निकालोगे, उसमें भी हाइट का रोल आएगा। ओके सर। आगे 27 क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ 5 kg block when 2 kg block leaves contact with ground। ये बताओ बच्चों 2 kg वाले का कांटेक्ट कब छूटेगा, जब उस पे स्प्रिंग फोर्स 20 लगेगी, है ना, उसके वेट को बैलेंस कर देगी। यस सर। तो आपको ये पता चल गया कि जो स्प्रिंग फोर्स kx है वो 20 हो गई, तो आपके पास इधर से x आ गया, ठीक है। तो स्प्रिंग इतना कैसे खींचेगा अगर ये 5 kg वाला x नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन तो ये हो गया बस सिंपली कि जब 5 kg वाला ब्लॉक x नीचे जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो फिर से अब वर्क एनर्जी लगेगा, बस इसमें भी अब ये ध्यान रखना है कि वर्क एनर्जी में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसमें एक टर्म तो आएगी मतलब हाइट वाली, और एक आएगी स्प्रिंग वाली।
ओके सर। आगे। ई पार्ट है बच्चों, और कोई क्वेश्चन? इसके आगे करा नहीं लग रहा बच्चों। नो सर, अब जस्ट डायरेक्टली 3B में है तो क्वेश्चन। तो अब क्या होगा इस केस में, देखो कि 32 क्वेश्चन है बच्चों कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा। तो जितना ये यहाँ से ऊपर जाएगा स्प्रिंग, उतना ही ये ब्लॉक यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक। तो मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम पे मतलब रेस्ट पे होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो वही वर्क एनर्जी थ्योरम, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो जीरो। डेल्टा के ई भी जीरो होगा क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे है और बिल्कुल मैक्सिमम पे भी रेस्ट पे हो जाएगा। डेल्टा पी में देखो अब दो टर्म्स आएंगी, एक तो आई ग्रेविटी वाली, तो एम जी इंटू माइनस एच प्लस वाई, और एक स्प्रिंग वाली हाफ के वाई स्क्वायर। तो ये आपकी वाई में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आगे बच्चों।
हाँ जी, ठीक है, फिर मैं अभी 3B वाले बता रहा हूँ डाउट्स, ठीक है? अगर वो नहीं किया हुआ तो आप लीव कर सकते हो। हाँ, हर्षद बताओ 3B। मल्टीपल करेक्ट वाले भाई सेकंड एंड फिफ्थ। सेकंड का ना आंसर शायद गलत है, इसमें ACD आएगा। इसको करना कैसे होता है, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है बताओ? बोलो भाई। सर इसमें मतलब जो -du/dx है वो पॉजिटिव होता है। हाँ, तो स्टेबल में हम ये कहते हैं ना कि नहीं, कुछ गलत कह गए आप, दोबारा सोचो। स्टेबल में हम कहते हैं कि du/dx तो 0 ही होता है। और जो d²u/dx² होता है वो क्या होता है बताओ? सर इसके बारे में मैंने खास कुछ लिखा नहीं हुआ, मैंने जस्ट ऐसे जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि फोर्स इक्वल्स टू -du/dx होता है, तो -du/dx पॉजिटिव होता है, ये लिखा हुआ था मैंने। नहीं नहीं नहीं, आपने सीएस तो पक्का, मैंने भी यही लिखा है। नहीं आपने एक पक्का से ये लिखा होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है du/dx 0 एंड d²u/dx² ग्रेटर देन u। सर इसके बारे में तो हमने कुछ मतलब ये किया नहीं, जो d²u/dx के लिखा ना, इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं था, तो इसलिए सर इसके ना क्वेश्चन भी थोड़े कम सॉल्व होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले। एक बार ये ना मैं नोट करवा देता हूँ, ये लिख लो आप क्या कंडीशन होती है। ये मैं आपको 1 मिनट लिखवाता हूँ, इसके अलावा बताओ कौन से क्वेश्चन है? फिर एक फिफ्थ, 10th एंड 12th का बी पार्ट। देखो जो 5th क्वेश्चन है उसमें आपको ये कहा है कि फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है? तो अब हमारे को मतलब P वर्सेस T या E वर्सेस T ग्राफ्स की बात करनी है। फोर्स कांस्टेंट हमें बता दिया, राइट? अगर फोर्स बच्चों कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कुछ भी फोर्स अपॉन मास होगी, ठीक है? तो जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, v = u + at से ft/m। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 12 mv², तो ये प्रोपोर्शनल टू t² आ गई। यस। तो अगर काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू t² है तो कैसा ग्राफ होगा, पैराबोला। तो सी ऑप्शन आ गई। एक तो ये हो गया, ठीक है? अब पावर क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स तो कांस्टेंट ही है, इनटू वेलोसिटी हो गई ft/m।
तो जो पावर है हमारी वो प्रोपोर्शनल टू टी आ गई, तो ये सीधा प्रोपोर्शनल है, तो इसका स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इसलिए ए आ गया आंसर। ए और ई दोनों हो गए हमारे। ओके सर। आगे सर 12th का बी पार्ट, ये इसमें ना एक एक्चुअली एक वर्ड लिखा होना चाहिए, नेट फोर्स। तो अब क्या है कि अगर रेन ड्रॉप कांस्टेंट वेलोसिटी से ही गिर रहा है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या हुआ कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, तो डेल्टा के ई तो 0 ही है। ये सर ठीक, ओके सर। तो बस यही डाउट्स थे। ओके, नेक्स्ट टाइम तक बच्चों कहाँ तक करोगे? सर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक? सर्कुलर कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, ये कंप्लीट हो गई अब वर्क एनर्जी 3A 3B? ये सर ये तो कंप्लीट हो गई। सर मेरा बी पार्ट पेंडिंग है अभी। अच्छा, हर्षित आपने वी कर दिया पूरा? ये सर ये भी कर लिया और सर्कुलर भी कर लिया। चलो कोई बात नहीं, ये ना बी पार्ट भी दोबारा भी करना एक बार, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं 3B के जो डाउट्स हैं वो देख लूंगा, और सर्कुलर कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, एंड सर वो आप कह रहे थे आप लिखवाओगे। हाँ, वो मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। सर एक और मुझे डाउट था सर्कुलर में, मतलब भी एक छोटा सा कंसेप्ट है सर। मैंने ये पूछना था भी सर, सर्कुलर में अब अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से कोई भी सर्कुलर मोशन को देखें तो उससे स्यूडो फोर्स कहाँ पर लगेगी? सेंटर से अवे। कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम, लाइक अगर हम सर्कुलर कोई मोशन पे नहीं बैठे नहीं हों। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप रोटेटिंग फ्रेम से ही देख रहे हो तो यस सर। आप किस में कह रहे हो? सर लाइक अगर कोई सर्कुलर मोशन में कोई डिस्क चल रही है और डिस्क के ऊपर कोई मतलब कोई बंदा डिस्क के ऊपर बैठ के उसे डिस्क के देख रहा है। ऊपर बैठा है कोई, हाँ, यस सर, तो सर उसका फ्रेम कहाँ पर, मतलब स्यूडो फोर्स कहाँ पर होगी? तो सेंटर से अवे। ओके सर। सर हम किस बेसिस पर ये देखते होते हैं मतलब स्यूडो फोर्स सर्कुलर में? देखो स्यूडो फोर्स का तो सीधा लॉजिक होता है ना कि स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेलरेशन से अवे। ओके सर सर and फिर और सर्कुलर में ऐसे। और एक्सेलरेशन जो होती है वो सेंटर की तरफ होती है, जो यस सेंट्रीपिटल सर। एक्सेलरेशन होती है, तो उससे अवे मतलब बाहर को। ओके सर। इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों ये वाली एक पिक ले लो, इससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया सर, बट हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ हमारी नोटबुक्स में। ये ना कई बार एंड में करा देते हैं क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव अभी किया नहीं होता ना, तो ये सेम चीज एक्चुअली 12th में भी आती है, तो कई बार 12th में करा देते हैं। सर हमने कुछ अलग ही चीज लिखी हुई है, जैसे आपने वो नहीं लिखा du/dx। सर वो हमने आप मतलब मिक्स कर रहे हो, आपने लिखा होगा F इक्वल टू माइनस du/dx। ये सर, एंड जो -du/dx है ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ओ स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। हाँ वो तो आ जाता है ना, ये देखो पॉजिटिव लिखा है नेगेटिव लिखा है? सर हमने ऐसे लिखा है F इजिकल्स टू माइनस और ब्रैकेट में du/dx, और हमने हाँ लिखा है du/dx पॉजिटिव होगा, तो इस कंसेप्ट नेगेटिव में आएगा। ये मतलब फोर्स नेगेटिव हो जाएगी। नहीं नहीं बच्चों, कुछ गलत कर रहे हो आप। देखो ये तो हम ये लिखते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस
du by dx, राइट? ये तो होता है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। और आपने इसमें फर्दर क्या लिखा है? सर इसमें हमने आगे लिखा भाई जो du by dx है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो टोटल जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो फोर्स नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आगे माइनस का साइन है। नहीं, du by dx पॉजिटिव नहीं होता बच्चों, d स्क्वायर u by dx स्क्वायर पॉजिटिव होता है। एक बार चेक करो आपने कैसे लिखा, सर मैं आपको एक बार फोटो भेजूं, मतलब क्या लिखा है मैंने। भेज दो। सर मैंने आपको भेज दी। हाँ, ये तो आपने फोर्स की वैल्यू लिखी है, ये तो उस ग्राफ के हिसाब से लिखा है आपने। ये जो आपने वैल्यू लिखी है ना, वो ये लिखी है कि वो जो ग्राफ में पॉइंट बना हुआ है ना जहाँ पे आपने एफ लिखा है, यस सर। आप ये लिख रहे हो कि भाई वहां पे फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यस सर। तो वो तो ठीक है बिल्कुल कि वहां पे फोर्स नेगेटिव है। ओके सर, समझ गया सर क्या डिफरेंस पड़ रहा है। हाँ मतलब मैं आपको फोर्स की वैल्यू नहीं बता रहा, मैं तो आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि क्या है इक्विलिब्रियम की। यस सर। हाँ एंड सर जो हमारी जो प्रीवियस मास्टर क्लास लगी थी काइंडली वो आप पीडीएफ शेयर कर दोगे। हाँ हाँ, मैंने अभी आपका व्हाट्सएप मैसेज देख के मुझे याद आया, वो मैं यस। आज भेज देता हूँ। ओके सर। हर्षित आप पाटना से हो? यस सर। आप मिले थे ना एक बार स्टार्टिंग में यस अपने सर, हाँ पापा जी के सर, साथ? हाँ जी सर। हाँ ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, ले लिया ये स्क्रीनशॉट। इसके ना नीचे भी ये वाला भी ले लो। ले लिया सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके।